नमस्कार दोस्तों, बात बिहार स्टेट 2024 मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट की परीक्षा हो रही है, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए मैं मैराथन क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी सेट 1, 2, 3, 4 करा चुका हूं। सेट 5 आपके सामने उपलब्ध है। एग्जाम से पहले आप इन सारे सेट को एक बार अवश्य देखें। इन सेट्स को अगर आप देख के जाएंगे तो आपके एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, वो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग चूंकि कंपलसरी पेपर है तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो पेपर 1 दे या पेपर 2 दे। हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारे सेट मिल जाएंगे, या वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो शो होगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स पेपर 2 का भी मैं करा रहा हूं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि कंपलसरी है उसे हम लोग शुरू करते हैं। एक सूचना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करें ताकि वैसे बच्चों को लाभ हो जो टीचिंग परीक्षा यानी कि जो टीचर बनने के लिए स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं बिहार स्टेट 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग मैराथन क्लास का सेट नंबर 5। ये सेट नंबर 5 है, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, जो शिक्षण कला जिससे 30 सवाल एवं अन्य दक्षता उससे 20 सवाल आता है, जिसमें से 10 जीएस के और 10 में से 5 मैथ के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए लेते हैं आज सेट 5 का पहला सवाल। पहला सवाल है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम यानी कि जो लर्निंग है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी हमारे पास है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। किशोरावस्था से मृत्यु तक, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, शैशव अवस्था से वयस्क तक, पालने से कब्र तक। दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है, तो डिटेल्स भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जहाँ जरूरत होगी हम डिटेल्स भी पढ़ते रहेंगे। तो अधिगम जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल है, लेकिन ये पालने से कब्र तक, यानी कि जब आप पालने में आते हैं, माँ के गर्भ से जब बच्चा धरती पे आ जाता है तो वहां से लेकर के और डेथ यानी कि मृत्यु तक व्यक्ति किसी न किसी रूप में चीजें सीखती रहती है। तो सही जवाब ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पूछे गए हैं। तो सीधा जवाब है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे या कोई भी व्यक्ति सीखता है। तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को नई और अलग अलग क्षमताओं के अलावा या उन क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन द्वारा संशोधित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास पहले से ही है। अधिगम एक पालने से कब्र तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर डिटेल्स दिया हो रहा है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं आज का। तो आज के सेशन का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। तो सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त प्रक्रिया और क्रिया क्या है? तो कला, वाद विवाद, क्विज, परियोजना। तो मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूं, परियोजना। देखिए कह रहा है सहयोग और फिर दल भावना, तो आपस में सहयोग भी हो और दलीय भावना भी हो। तो जब आप एक प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो उसमें एक टीम होती है। तो टीम में सभी लोग आपस में मिलकर सहयोग करते हैं, और वो एक दल है तो दल की आपसी भावना भी विकसित होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा काम है कि प्रोजेक्ट कार्य किया जाए। तो यहाँ है कि सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त प्रक्रिया परियोजना कार्य है। परियोजना को सामान्य तौर पर उन समूहों में विकसित किया जाता है जहाँ छात्र विभिन्न चीजों को सीख सकते हैं, जैसा कि एक साथ काम करना, समस्या समाधान, निर्णय लेना और गतिविधियों की जांच करना। तो ये सारे काम एक साथ करते हैं तो उससे दलीय भावनाओं का विकास होता है। चलिए इस सेशन के अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण में शिक्षक क्या है? तो शिक्षण जब होता है, टीचिंग होती है, तो उसमें टीचर की क्या भूमिका है? तो टीचर जो हमारा होता है वो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, जबकि आश्रित कौन होता है? तो बच्चा होता है। तो हमारा सही जवाब है ए, स्वतंत्र। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है वो एक स्वतंत्र चर। क्लियर है? आश्रित चर जो होता है वो स्टूडेंट होता है। देखिए शिक्षण में आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है किसे? छात्र को। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आश्रित चर कौन है? तो छात्र है। स्वतंत्र चर कौन है? तो शिक्षक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है।
तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, तो क्या अग्रसर करता है? तो संपूर्ण विकास को, शिक्षार्थी का जो केंद्रित पाठ है वो किस तरफ लेके जाता है? जो हमारा पाठ होता है वो हमें संपूर्ण डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट की ओर लेके चलता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है उनके संपूर्ण विकास का, संपूर्ण विकास, फुल्ली डेवलप, चाहे वो लचीला पाठ्यक्रम, अधिगम विधि, शिक्षण विधि, हर एक चीज यानी ऑल डेवलप के लिए अग्रसर करता है। अगला सवाल लेते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है परियोजना ध्येय गंतव्य का अन्य नाम क्या है? तो परियोजना ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है उद्देश्य। परियोजना ने गलती हो गया, माफ कीजिएगा। प्रयोजन, ध्येय, गंतव्य मतलब कहाँ पहुंचना है, यानी गोल, अचीवमेंट, लक्ष्य या उद्देश्य। तो परियोजन, मैं परियोजना बोल दे रहा हूं, माफ कीजिएगा। प्रयोजन, ध्येय एवं गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। जैसे कि अभी आप लोगों का उद्देश्य है कि जो स्टेट का एग्जाम है उसको पास करें, फिर बीपीएससी का जो टीआरई एग्जाम होता है उसको पास करके फाइनली आप एजुकेटर हो जाएं, यानी कि टीचर हो जाए। ये आपका क्या है? उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा? तो सही बात है, खेल एक स्वाभाविक प्रकृति के, देखिए खेल से हर चीज का विकास होता है। मांसपेशी का विकास, संवेगात्मक विकास, दिमाग का विकास, संज्ञानात्मक क्षमता का विकास, तो खेल से सब चीज का विकास होता है, जिसे स्वाभाविक प्रवृत्ति कहा है कोल्डवेल कुक ने। तो चलिए इसकी डिटेल्स हो तो देख लेते हैं। तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह कोल्डवेल कुक ने कहा था। खेल शारीरिक और गतिक विकास का संवर्धन करता है। शारीरिक और गतिक विकास में खेल का महत्व स्वयं सिद्ध है। उत्साही सक्रिय खेल पेशीय नियंत्रण सीखने में बच्चों के लिए सहायक होता है। तो खेल बहुत जरूरी है लाइफ में। आप देख ही रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी MSD 42 साल की उम्र में IPL खेल रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग बात है। आप विराट कोहली को ले लीजिए, खेलते हैं, मतलब 40-40 साल के लोग 20-22 साल के लोगों को पछाड़ रहे हैं। तो जो कि खेल की भावना है, तो खेल से शारीरिक और गतिकीय विकास को काफी बल मिलता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है, तो क्या है? तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है वो हिस्टोरिक विधि होती है। वैसे बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। कहता है रचनात्मक और उत्पादक सीखने की सुविधा के लिए प्रचलन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण है और हिस्टोरिक विधि इनमें से एक शिक्षण हिस्टोरिक विधि है। एक स्वतंत्र खोजपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित किया था। यानी कि जो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक विधि दी शिक्षण की, वो है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि में रचनात्मक और उत्पादक सीखने की सुविधा के लिए प्रचलन किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो सीधे याद रखिएगा कि जो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है उनकी एक विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड। अगला सवाल है नाटक या भूमिका निर्वहन अनुकूल हैं डैश पढ़ाने के लिए। तो नाटक या भूमिका निर्वहन अनुकूल होते हैं क्या पढ़ाने के लिए? तो नाटक, देखिए विज्ञान तो नाटक से होगा नहीं, गणित तो नहीं होगा, भूगोल, इतिहास बेस्ट है। इसलिए देखिएगा आप इतिहास पे सीरियल बने हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे अशोक सम्राट, कई सारे, पृथ्वीराज चौहान, तो इस पे सीरियल्स बनाए जाते थे, नाटक खेले जा सकते हैं। इतिहास उस वो विषय है। तो आप वीडियो पॉज करके इस डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जहाँ महत्वपूर्ण होगा वहां मैं आपको खुद ही अंडरलाइन करके बता दिया करूंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना में उप विषय प्रतिबंधित होते हैं। जो पाठ्य योजना होता है, लेसन प्लान, उसमें उप विषय का क्या अर्थ होता है? तो उद्देश्य कथन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पाठ योजना में उद्देश्य कथन से उप विषय प्रतिबंधित होता है। पाठ योजना से अध्यापक को पता लगता है कि कितना पाठ्यक्रम समाप्त हो गया तथा कितना शेष रहता है। पाठ योजना के अभाव में अध्यापक एक ही पाठ के 2-2, 3-3 बार पढ़ाने की भूल कर बैठता है। इस तरह पाठ योजना अध्यापक के समय पर पाठ्यक्रम समाप्त करने में मददगार सिद्ध होता है। तो पाठ योजना जो है वो लेसन प्लान वो जरूर करना चाहिए। एक बेहतर टीचर लेसन प्लान करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अभी मैं ये वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो इस पूरी व्यवस्था को मैंने पहले से रेडी किया, उसको तैयार किया, तब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक बेहतर सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम समय में अच्छी चीज़ें आपके सामने दे रहा हूँ। तो जब भी आप भी टीचर बनेंगे तो ये लेसन प्लान की एक यूनिट प्लान भी होता है, जो आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन या DLED में पढ़ाया होगा। यूनिट प्लान
यानी कि इकाई योजना, और एक है पाठ्य योजना। तो बेस्ट पाठ्य योजना। चलिए, शिक्षण में वृत्त, गोला एवं अन्य खिलौने उपहार था। तो फ्रॉवेल के शिक्षण में वृत्त, गोला एवं अन्य खिलौने उपहार थे। क्योंकि फ्रॉवेल साहब जो थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि फ्रॉवेल साहब ने किंडरगार्टन विधि जो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाने में मदद करता है, तो बच्चों को सिखाने के लिए क्या करते हैं आप, वृत्त ले लीजिए, गोला ले लीजिए, अन्य खेलों का खिलौना उपहार में ले लीजिए, दीजिए, बच्चा खेल खेल से ही सीखेंगे। इस पूरी व्यवस्था को बताया था किसने, फ्रॉवेल ने। फ्रॉवेल बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने किंडरगार्टन विधि, ये कई बार पूछा गया कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो फ्रॉवेल थे। अगला सवाल लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो गैर प्रासंगिकरण। तो ये क्या अधिगम के दौरान नहीं देती है, बाकी संगठन देती है, वर्गीकरण देती है, वैचारिकता देती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल यानी कि जिसमें आपके बॉडी के बड़े बड़े पार्ट्स मूव होते हैं, उसे कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। और ये तो छोटा कौशल है, जैसे कागज पर एक बड़े आयत के रूपरेखा के अनुसार काटना। तो कागज पर अगर आपको कुछ काटना है तो ये स्मॉल, छोटे स्तर पे स्किल है जो यूज होता है हमारा मोटर्स, सेंसरी मोटर्स। तो एक ये बुनाई, ये भी हाथ से छोटे स्तर पे काम हो सकता है। कागज पर एक वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक ही बात है। तैरना, तैरने में देखिए दोस्तों हाथ और पैर बड़े लेवल पर काम करता है, गतिक कौशल। तो क्वेश्चन हमारा कहता है गतिक कौशल कौन है? सही जवाब है सी, तैरना। तैरना एक प्रकार का स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल वे है जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घसीट कर चलने जैसे कार्यों करने के लिए बड़े मांसपेशी समूह का उपयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए तैरना भी स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। यानी जिसमें बड़े मांसपेशी का यूज हो वो क्या हो जाता है? स्थूल गतिक कौशल। दौड़ना हो गया, उठक बैठक करना हो गया, तैरना हो गया, ये सारी। अगला सवाल लेते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। भौतिक वृद्धि और विकास डैश के और डैश के सिद्धांतों का पालन करती है। तो भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के एकीकरण और विभेदीकरण, एकीकरण और विभेदीकरण, एकीकरण और विभेदीकरण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो विकास, भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के एकीकरण और विभेदीकरण की बात करता है। एकीकरण सरल से जटिल और जटिल से सरल, ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सरल से जटिल पे जाए, फिर जटिल से सरल पे आए। तो स्टार्टिंग में एकीकरण, फिर विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब डिसेंट्रलाइज करना, एकीकरण मतलब सेंट्रलाइज करना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो शिक्षण की सर्वोच्चम विधि कौन सी हो सकती है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। चलिए डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। प्रदर्शन विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। प्रदर्शन विधि एक अनुभव आधारित विधि है और चरण दर चरण तरीके से एक कार्य विधि, प्रक्रिया या घटना को चित्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रदर्शन विधि में समझने की सुविधा के लिए कुछ करना या प्रदर्शन करना, अवलोकन द्वारा सीखने को सक्षम करना शामिल है। यह दृश्य की सहायता से किसी विचार को संप्रेषित करने में मदद करता है, जैसे कि फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट इत्यादि। अब देखिए वापस सवाल पे आते हैं, चूंकि ये साइकोलॉजिकल सवाल है। कहता है कि कौन सी शिक्षण विधि सर्वोत्तम विधि है? शिक्षण विधि, जैसे आप अगर चर्चा कर, लेक्चर देते हैं, व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर्स मेथड। तो जैसे कोई आपके सामने आए प्रोफेसर और लेक्चर देना शुरू कर दे लाइट के विषय में, किसी भी चैप्टर के। चर्चा विधि तो व्याख्यान विधि का ही दूसरा रूप चर्चा है। आप मान के चलिए चर्चा में क्या होगा, लेक्चर में क्या होगा, एक तरफ से डिलीवर होगा, चर्चा में दोनों तरफ से डिलीवर होगा। लेकिन प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन करिएगा, आंसर दीजिएगा। लेकिन जो प्रदर्शन विधि है ये कैसे होता है? प्रदर्शित करना, यानी कि ऑडियो और वीडियो इस द्वारा। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, ये ऑडियो है, आपके सामने एक डिस्प्ले है, उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इस पे ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, ये सब कुछ आपके सामने विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है वीडियो में। तो ये जो विधि है वो बेस्ट मानी जाती है, प्रदर्शन विधि। इसलिए आजकल स्मार्ट बोर्ड की जो पढ़ाई है या पेन टैब बोर्ड की पढ़ाई है, जो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका माना गया है। इसलिए आज यूट्यूब, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऐप पर पढ़ाई बहुत ही शानदार हो रही है। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए जब हायर एजुकेशन होता है तो शिक्षक की भूमिका सिर्फ हेल्प करी।
तो छात्रों को जानकारी देना गलत है। छात्रों को स्व शिक्षा को बढ़ावा देना ये सही है। छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों में स्व शिक्षा को, दोनों ऑप्शन तो एक ही है। छात्रों के बीच स्व प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को दर्शाता है। शिक्षक एक समन्वयक है, तो समन्वय स्थापित कर रहा स्वयं शिक्षा में, तो स्व शिक्षा। तो दोनों ऑप्शन एक ही जैसा है, तो दोनों, तो बी ऑप्शन सही करेक्ट है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर में है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है, क्या मदद करती है? छात्रों के मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में। तो भाई सही बात है, दोनों को मदद करती है। छात्र को भी पता होता है कि कितनी जो हमारी बुक है उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना चीजें हैं, और शिक्षक को भी पता होता है। तो ए एवं बी दोनों सही आंसर है। पाठ्य पुस्तक छात्रों का मार्गदर्शन करने एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में मदद करती है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो कोलकाता का है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। 1948 में ये बना था। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम एक्ट 1948 में पारित की गई थी, और तब इस पुस्तकालय को, ये हमारा सबसे पुराना और प्रथम पुस्तकालय। अगला सवाल, ये जीएस में भी आ सकता है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति, तो जो शिक्षक है वो इफेक्टिव, उसका ओरिजिनल नेचर ऑफ इफेक्टिव क्या होना चाहिए? तो जो नेचर होना चाहिए वो उसका होना चाहिए साइंटिफिक, वैज्ञानिक। कलात्मक तो है, लेकिन साइकोलॉजी में कहता है नेचर, प्रभावशील नेचर क्या होता है? तो वैज्ञानिक होता है। ये कई बार सवाल पूछेंगे, याद रखिएगा कि डिटेल्स में। एक शिक्षक की प्रभावशीलता उनकी वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है उस दृष्टिकोण से है जो सीखने वालों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि वह छात्रों को मानवता और उच्च मूल्य से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त हैं। ए और बी दोनों नहीं भी हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ, ए और बी दोनों कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए सही जवाब। वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्य से अवगत कराते हैं। बिल्कुल, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, इसके लिए हम कहते हैं ये मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो शिक्षक की भूमिका केवल पाठ्यचर्या का नहीं है, छात्रों के मानसिक में स्थानांतरित करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षक को ऐसी स्थिति और ऐसी भूमिकाओं भी निभानी पड़ती है जिसमें जो स्टूडेंट है वो उसके साथ एकदम मिल करके काम कर सके, बिना हेजिटेशन के, बिना प्रॉब्लम के। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या आप सलाह देते हैं? गलत है, ये सलाह नहीं देते, सहायक के रूप में, फैसिलिटेटर, ये समन्वय, सहभागी। आप उसके सहभागी तो है नहीं, सहभागी मतलब उसके साथ जो पढ़ते हैं, सहपाठी, सहभागी एक साथ का वर्ड है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सहायक है, असिस्टेंट है। आप बस उसे सहायता दीजिए, बाकी तो वो दौड़ ही लेगा। उसको सारी शक्ति ईश्वर ने दी है, बस आप थोड़ा हेल्प कीजिए, जहां वो फंसे उसको मदद कीजिए, बाकी सब कुछ कहता है। लेकिन कहते ना गाँव में कि भाई तो इतनी मदद क्या दो, बाकी सब हम संभाले लगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है। तो भाई एक अच्छे मूल्यांकन में प्योरिटी, वैधता होनी चाहिए। पक्षपात बिल्कुल नहीं, व्यक्तिनिष्ठ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, वैधता, वैलिड। एक अच्छा मूल्यांकन, एक अच्छा एग्जाम फेयर और वैलिड होना चाहिए। अभी देखते हैं टीआरई का एग्जाम पेपर लीक हो गया था, तो वैधता ही नहीं है हमारे यहाँ एग्जाम में। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके आधार पर शिक्षक किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। अब ज्ञान का आकलन करेंगे और इसमें वैधता ही नहीं रहेगा तो पता नहीं कितने आजकल पेपर लीक होते हैं, देख ही रहे हैं आप। अगला सवाल, सवाल कहाँ है? सवाल नहीं है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मूल्यांकन संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। मूल्यांकन जो संभव है वो किसके लिए संभव है? विषय के लिए, अधिगम प्रक्रिया के लिए, उद्देश्य के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका मूल्यांकन किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी के प्रदर्शन का आकलन, मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षा में एक मुख्य घटक के रूप में प्रदर्शित होता है। शिक्षक विश्लेषण करने के लिए, छात्र की उपलब्धि का अंदाज लगाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के तहत विषय अधिगम प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है? तो अंदाजा लगाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के तहत विषय यानी सब्जेक्ट, अधिगम प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड उद्देश्य यानी गोल्स, ये तीनों आते हैं। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो उपरोक्त
सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? तो कहता है पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है, यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, बिल्कुल। यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। भाई पाठ्यचर्या में शिक्षक का वृत्तिक विकास क्या होता है? यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना, ये सारे सही है। और कौन सही नहीं है? ये ऑप्शन सी। तो पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र व अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठ्यचर्या शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स है, यही जो आंसर है हमने टिक किया था, तो ये सही जवाब है। पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में शिक्षा के संपूर्ण विकास, तो फुल डेवलपमेंट से संबंधित हो। बहुत अच्छे। अगला सवाल लेते हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय दीजिए कि और क्या कुछ हम आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। अपनी राय हमें जरूर दें। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है दोस्तों, दोनों तरफ से बनाना पड़ता है। कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, फिर बातें बनेगी। कहते हैं ना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कब तक चुप बैठिएगा, कुछ तो कहिए। गाना भी है, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले वो ढोलना। चलिए गाना का बात हो गया। पाठ्यक्रम भाग है, बिल्कुल। जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, किसका भाग है? करिकुलम का, पाठ्यचर्या का। बी इज द करेक्ट आंसर। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का ही एक भाग है। क्लियर है? तो पाठ्यक्रम क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक होता है सिलेबस पाठ्यक्रम, एक होता है करिकुलम। आपने पढ़ा होगा बीएड वगैरह में। तो करिकुलम सब कुछ को दर्शाता है, जैसे कि स्कूल है, आर्ट एंड कल्चर है, स्कूल में भाषण होना है, खेल होना है, ये हमारे पूरे पाठ्यचर्या का हिस्सा है। लेकिन जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें पढ़ना क्या है सिर्फ ये दिखाता है। तो ऑलरेडी करिकुलम में ही सिलेबस आता है, तो पाठ्यचर्या जो है उसके अंदर ही हमारा पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यचर्या का ही एक भाग पाठ्यक्रम है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शॉर्ट में है, साइकोलॉजी सवाल है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भाग में बांटा था? तो भाई ये 5 भागों में बांटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद कर लो। मोस्ले साहब ने मानव आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा। अगली स्लाइड में देखिए, कुछ डिटेल्स दिया होगा, तो दिया हुआ है यहाँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, 5 वर्गों में। तो मोस्ले की जरूरत का पदानुक्रम मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत है जो बताता है कि व्यवहार तेजी से जटिल जरूरतों से प्रेरित होते हैं। पदानुक्रम को आमतौर पर पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। सबसे बुनियादी जरूरत आधार बनती है और जटिल जरूरतें चरम पर पाई जाती है। आवश्यकताओं के पदानुक्रम के 5 स्तर हैं। पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। दूसरा एस्टिमेटेड नीड, क्या क्या और चाहिए आपको। लव, बिलोंगिंग नीड्स, सेटिस्फाई नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो इस तरह से 5 लेवल उन्होंने दिया कि जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में इन्हीं चीज़ों के कारण डिफ्रेंसिएशन होता है। तो मोस्ले का मानना था कि मानवीय जरूरत एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। निचले स्तर की जरूरत ऊंचे स्तर की जरूरत के लिए नींव के रूप में कार्य करती है। क्लियर है? जैसे मुझे कुछ चाहिए, सबसे पहले अपन पैदा होता है बच्चा, तो अपन खड़ा होते हैं, फिर उसमें ज्ञान आता है, फिर धीरे धीरे उसे अपने आप को प्रूफ करना होता है। 17-16 साल में वो अपने आप को दिखाता है। तो इस तरह से जो नीड्स है, आवश्यकता है, वो बढ़ती चली जाती है। उसी को 5 लेवल में दिखाया। आपको उतना नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानिए कि मोस्ले साहब ने पदानुक्रम लाइफ का 5 स्टेज दिया था। अगला सवाल, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। बिल्कुल क्रिया है। जीवित प्राणी के लिए बिल्कुल सही जवाब, जीवित प्राणी के लिए। लड़का केवल, अरे भाई खाली लड़के सीखेगा, लड़की केवल खाली लड़की सीखेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीखना जीवित प्राणी के लिए एक स्वाभाविक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो प्रारंभिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत। अबे भाई जात को लेके क्या करेंगे भाई, काटिए, ये गलत है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो सही आंसर डी ही होगा। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम की में कोई भूमिका अदा नहीं करता? भाई ये सब तो अदा कर रहा है भाई, ये अदा नहीं कर रहा है, तो इसको काटिए, यानी ये निगेटिव है और नहीं ही पूछ रहा है, तो सही जवाब डी है। तो पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों के अनुभव, अधिगम अनुभव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सीखना एक साथ नहीं होता है, ना ही एकाएक होता है, यह तो पूर्व ज्ञान की सहायता से निर्मित व विकसित होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर, आयामी शिक्षण सामग्री मॉडल, बिल्कुल जब आप कोई मॉडल बनाते हैं, चार्ट पेपर और वस्तु, उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉडल, चार्ट पेपर, वस्तु, ये तीनों ही आयामी शिक्षण सामग्री है, यानी डायमेंशंस तय करते हैं आपके पढ़ाने के। अगला सवाल और 30वां सवाल, यानी कि 30 नंबर सवाल जो है आप लास्ट, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग का जो टीचिंग है उसका 30 क्वेश्चन होगा, और 20 सवाल है अन्य दक्षता का, जिसमें 10 जीएस और 5 रीजनिंग, 5 मैथ। तो हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ क्या? हैंड्स ऑन का मतलब खुद से सीखिए भाई साहब, खुद से सीखना। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना, तो उसको खुद से कीजिए, खुद से सीखिए। करके सीखने का तात्पर्य है कि जब हम वास्तव में गतिविधि करते हैं तो हम अधिक सीखते हैं। हम अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने सबसे पहले करके सीखने को लोकप्रिय बनाया। तो हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि जॉन डीवी साहब ने कौन सी जो लोकप्रिय लर्निंग मेथड दिया था, तो करके सीखना। ये बात भी सही है दोस्तों, जब आप खुद से करते हैं ना तो जो सीखते हैं वो बेस्ट होता है। जैसे कोई लड़का किसी लड़का को कहे कि देखो भाई दोस्त प्रेम मत करो, लड़कियां धोखा दे देती है, या कोई लड़की कहती है कि दोस्त लड़की की प्रेम मत करो, लड़के धोखा देते हैं, तो भाई आप कितना भी कह लीजिए ना, वो नहीं मानता। लेकिन जब उसे धोखा मिलेगा ना तो वो देखिएगा तुरंत मानेगा। तो उसने क्या किया? करके सीखा भाई साहब, पहले प्रेम किया फिर सीखा। चलिए अगला सवाल, अब तो जीएस के सवाल है। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, हो सकता है अगला बार ये पूछ दे, हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष बने। अब चूंकि 1939 में फिर उन्होंने महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण क्या किया? इस्तीफा दे दिया और फिर चले गए, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी उन्होंने। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था 1897 में, कटक में। तो इससे 3-4 सवाल बन जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार। खजियार हिमाचल प्रदेश में है, जिसे डलहौजी नगर भी कहते हैं। बहुत ही बेहतर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार भारत के हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जो कि हिमाचल प्रदेश के डलहौजी हिल स्टेशन से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। खजियार हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत अच्छा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। ये पीई क्या दिखाता है? तो प्राइस टू अर्निंग दिखाता है। पीई का मतलब प्राइस टू अर्निंग, इकोनॉमिक्स का सवाल है, शेयर बाजार से रिलेटेड है। अगला सवाल, चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो भाई साहब बिहार और बंगाल में था, क्योंकि चौकीदारी विरोधी अभियान जो था महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का प्रेरित था। देखिए यहाँ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समुद्री तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे, तो बिहार के लोग ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारी कर बंद कर दिया। तो बिहार में उस समय एक चौकीदारी कर चलता था, जिसका यहाँ विरोध हुआ बिहार और बंगाल में। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो भाई साहब ये है दल बदल, 10 से 2 से 10 और 2 से दल बदल, सीधा याद रखिए। 10वीं अनुसूची, कुल 12 अनुसूची है, अलग से एक वीडियो बना देंगे अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल है, कि जैसे कोई दल से, जैसे कोई तीर छाप से जीता और दल बदल के किसी और में चला जाएगा, तो वो उसका वो कैंडिडेटर रद्द हो जाएगा। वो दल नहीं बदल सकते हैं आप, जीतने के बाद दल नहीं बदल सकते। हाँ, गठबंधन कर सकते हैं आप। देखिए गठबंधन अलग चीज होता है, दल बदलना अलग। गठबंधन का मतलब है कि मान लीजिए तीर छाप और ललटेन छाप एक साथ आ जाए, तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ता है, ये गठबंधन है। लेकिन अगर तीर छाप का कोई विधायक सीधे घुस के लालटेन छाप में आ जाए, तब ये है दल बदल। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, 36 क्वेश्चन नंबर, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। तो जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। तो जो जीरा है जो छोटे परंतु खुशबूदार होता है। उसके बाद केसर जो है वो पीले रंग का होता है, सही बात है। और जो मिर्च है वो दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है, सही बात है। और लौंग कील की तरह दिखता है, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका मैचिंग सही आंसर है सी। तो आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। उपयुक्त सही सुमेलन निम्नलिखित है, जीरा छोटे परंतु खुशबूदार, केसर पीले रंग का, मिर्च दक्षिण अमेरिका का, और लौंग कील की तरह दिखता है। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भाई साहब
जो हमारा प्यारा सा भारत है, तो इस बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा होगा? तो बंगाल की खाड़ी में जो तटवर्ती राज्य हैं उसमें से देखिए, तेलंगाना तो है ही नहीं, कर्नाटक तो इस साइड है तो ये है ही नहीं, केरल भी इधर से ही है, केरल कर्नाटक तो इधर ही है, तेलंगाना तो तट में सटता ही नहीं है, आंध्र प्रदेश सटता है, और आंध्र प्रदेश के बाद सीधे कौन आता है? उड़ीसा। तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ लिखा है भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से ऑप्शन मैच करता है उड़ीसा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। बाकी जो अगर उधर चलेंगे अरब सागर में, तो अरब सागर में सटा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इधर ही दमन और द्वीप और लक्षद्वीप, और उधर से जाएगा तमिलनाडु वगैरह है, तो उस साइड से आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितना भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 में उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में जुड़े हुए। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, पहले उसको डिटेल्स में देखते हैं। कुरुक भाषा झारखंड राज्य के आदिवासी द्वारा बोली जाती है। कुरुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, यानी ये स्टेटमेंट तो ये सही हो गया। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, यह भी सही है। जंगल के अगला तीसरा स्टेटमेंट, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों अर्थात अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए पारस्परिक निवासियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है जो कि कई पीढ़ियों से जंगल में निवास कर रहे हैं। अतः कथन सी गलत है। तो सी कह रहा है कि जंगल अधिकार कानून उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, नहीं, जो कई पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए एक और स्टेटमेंट दिया होगा, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए, तो इस हिसाब से यह कथन सत्य है। अतः कथन ए, बी और डी तीनों सही है, जबकि सी गलत है। यानी कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है, जबकि सी गलत है। तो ए, बी और डी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो घनत्व 24 ग्राम है, आयतन 6 ml है, तो द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व, 24 गुना 6 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो जो कि ये है, ये याद रखिएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व। ये शायद लगता है मैथ और रीजनिंग से मिक्सअप सवाल है। कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु जिसे कॉपर और टीन को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। क्लियर है? 40 नंबर खत्म होता है। यहाँ से जो 10 सवाल हैं उसमें से 5 मैथ के हैं, 5 रीजनिंग के हैं, जो हम यहाँ आपको नहीं कराते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग अर्थमेटिक नॉर्मली सवाल रहता है और रीजनिंग ऐसे नॉर्मल रीजनिंग होते हैं जो आप बना ही देंगे। तो मेन जो ये 40 सवाल है कुल 50 में से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, साहस दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए एक साहस है, सपोर्ट है। और आज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कमेंट में कि क्या कुछ हम आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाइए। दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। हमारे सारे सीरीज आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो जब चैनल पे जाएंगे तो 2024 एस्टेट का प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, उसमें आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।